तो आप सभी का स्वागत है सक्षम रोजगार सोसाइटी की एक और क्लास में। और होप आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी। You are और जो mute. आज की क्लास है, Abhishek, you are mute. मैम आई No, नहीं ma'am. नहीं, I can Abhishek, hear him. I can hear him. We can all hear him. Check your speakers, ma'am. Yeah, we can hear you, तो Abhishek. यस यस। सो जो आज की हमारी क्लास है, जो हमारे पास आज का सेशन है, वो सिर्फ दिल्ली तक या फिर भारत के किसी हिस्से तक सीमित नहीं है। आज लेवल हमारा इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ने हमको ज्वाइन किया है यूएस से। और जल्द ही मैं उनके इंट्रो के लिए राधा को बुलाना चाहूंगा। पर उससे पहले आपके लिए जान लेना जरूरी है कि हमारा आज का टॉपिक वर्क प्लेस बिहेवियर को लेकर है। आपको वर्क, जैसे अभी तक हम आपकी जॉब लगाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कैसे मिल सकता है, पर वहाँ पे जाके आपको रहना कैसे है और कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, तो ये सब बात आज हमारे गेस्ट बताएंगे। तो उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं राधा को बुलाना चाहूंगा। राधा, ओवर टू यू। Hello. यस राधा, यू आर ऑडिबल। Yeah. Okay. Hello everyone. My name is Radha Arya, and here I'm introducing Mr. Ravish Ji. And Ravish Ji is an MBA student at Yale University. It is located in US, one of the top 7 business schools in the world. And prior to Yale, he got an engineering degree from IIT Roorkee, and he worked on Dettol for 4 years. And as you know, we have a topic like effective communication at workplace. Abhishek ji, it's over to you. थैंक यू राधा। सो अब मैं रवि सर को क्लास स्टार्ट करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा। सर, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। Thanks, Abhishek. Thanks, Radha. I'll just share my screen. Can you enable screen sharing, Abhishek? यस For योर me? Right now, you might need to. Yeah, perfect. Sorry, let me just pull this up. I hope the screen is visible. So अभी मतलब when I talk, I'll switch between Hindi and English. But if there's anything like any clarifications, just stop me in the middle. So as Abhishek and Radha said, I'll talk about effective communication at workplace. But before I do that, I'll just give a quick introduction about myself, why I want to talk about this, why where these tips are coming from for me. So right now, I am an MBA student. I'm Ravish, studying at I think you will have to speak in Hindi, preferably. Hindi Yeah. preferably, ठीक है. So the presentation English में है, but मैं बात हिंदी में ही करूँगा. तो मतलब I think क्योंकि हम communication की बात कर रहे होंगे, तो जो topics हम English में देख लेंगे, क्योंकि I think सारे जो words भी हम use कर रहे हैं, वो सब बहुत किसी भी कहीं भी जाते हो आप काम करने के लिए, तो वहाँ पे ये वर्ड्स अंग्रेजी में यूज होते हैं, तो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रखते हैं, बट मैं अपनी बात हिंदी में कर लूँगा। तो जो राधा बताई थी कि अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ येल यूनिवर्सिटी से, जो न्यूयॉर्क से 2 घंटा दूर है। इससे पहले मैं पहले इंजीनियरिंग करी थी, बट उसके बाद मैं 4 साल के लिए डेटॉल की जो पेरेंट कंपनी है रैकेट पेनकीजर, वहाँ पे काम कर रहा था गुड़गांव में। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मेरी बहुत सारी टीम्स मैं यूएस में बैठी हुई थी, कुछ टीम्स ऑस्ट्रेलिया में थी, कुछ ब्राज़ील में थी। तो लोगों से बात कर करके मेरे को थोड़ा और सीखने को मिला कि कैसे अलग-अलग टाइप के लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। तो प्लस अभी समर में भी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था। एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, उसके लिए कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्योंकि अलग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर था, अलग कल्चर बहुत अलग रहता है, तो उस हिसाब से जो मेरी लर्निंग्स है उसको मैंने थोड़ा कोशिश करी है कि एक प्रेजेंटेशन में डाल के आप लोग से डिस्कस कर पाऊँ। सो एसेंशियली जस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्कप्लेस। जब भी हम कहीं भी काम पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो कैसे बेस्ट
हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? जस्ट 1 सेकंड। या तो जो 5 चीजें मैं बात करूंगा, पहले तो एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की, जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन तो दे दी, पर थोड़ी टॉपिक के बारे में और इंट्रोडक्शन दूंगा। देन द सेकंड थिंग आई टॉक अबाउट इज क्या क्या फायदे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। थोड़े बहुत तो हमें पता है, बहुत ऑब्वियस होते हैं, बट फिर भी फायदा रहता है कि हम उसके बारे में बात करें, ताकि हम एक्टिवली सोच सकें इन फायदों के बारे में, और हम उस पर टाइम इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की, क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिन पे हम लाइक माइनर फोकस कर सकते हैं, जिस चीज पे हम पर्टिकुलरली इम्प्रूव करना चाहें। एंड देन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स पे हम जाएंगे टुवर्ड्स द एंड, जो मुझे लगता है कि जिन चीजों से मुझे काफी फायदा मिला है प्रोफेशनल काम के टाइम पे भी, या अभी भी MBA में, जैसे आपको पता होगा MBA में बहुत ज्यादा चीजें होती है जो लोगों से नेटवर्क करने, लोगों से लाइक ऑफिशियल रिश्ते बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मेरे को लगा कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो बताऊंगा। एंड देन एंड में हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड कुछ भी इसके अलावा चीजों पे बात कर सकते हैं, राइट? सो इंट्रोडक्शन पे आके एसेंशियली 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा। पहला जो सबसे क्लियर रहता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हम आज भी कर रहे हैं, कि जो हम कभी किसी से बात करते हैं कहीं पे, या इंटरव्यू होता है, कोई कॉल होती है, जैसे अब अभी हम वर्चुअल कॉल में है, या फिर कोई मीटिंग होती है। बट इसके अलावा अगर आप देखो तो ऑल्सो अगर आप कॉफी पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं ऑफिस के बाहर, वहां पे भी जो कम्युनिकेशन होती है वो सब भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगी। तो इसमें आई थिंक ये जो स्मॉल ग्रुप, पब्लिक या इंटरपर्सनल है, ये सब हम सोचते हैं, बट ऑल्सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब खुद से जो है बातचीत करनी होती है, जो कि हम हर समय करते ही हैं, बट कभी कभी उस बारे में हम एक्टिवली सोचते नहीं है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे आप खुद से बातचीत करें, कैसे आप खुद जो भी काम आपने उस दिन किया है या किसी से बात करी है, उसके बाद कैसे खुद से प्रोसेस करें, वो भी एक तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। उसके अलावा अगर जो और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, अच्छे जो सेकंड वाला है, वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वर्बल से भी इम्पोर्टेंट, विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बातचीत के अलावा आपके एक्सप्रेशंस, आपके वॉइस टोन, आपके फेशियल लाइक पोस्चर्स, कि आप कैसे अभी जैसे इस कॉल में भी है, अगर जैसे वीडियो ऑन होती है सब लोग की, तो फिर भी दिखता है कि कौन उस टाइम पे कैमरा में देख रहा है, कौन थोड़ा सा बोर्ड लग रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी वो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कम है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं कि थोड़ा स्माइल करके बात करना, या फिर जस्ट काम की बात करना और निकल जाना। तो ये सब क्यूज होते हैं जो हम सब रीड भी करते हैं, बट हमें खुद भी इस बारे में सोचना चाहिए हम कैसे दिखाते हैं। देन उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन तो है, जो ईमेल्स, रिपोर्ट्स के बारे में बात होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आज कम बात करेंगे, बट किसी को उस बारे में ज्यादा डिस्कशन करना हो तो लास्ट पार्ट में कर सकते हैं। एंड देन विजुअल होता है, जिसमें फोटोग्राफ्स, वीडियोस, फिल्म्स होती है, जिसमें आपका फर्स्ट वाला वर्बल कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, बट साथ में वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि अब वो ऑन रिकॉर्ड है, तो वो कैसा होता है, वो चौथे टाइप का होता है, राइट? इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीजों पे जंप करते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा फायदे क्या है ऑफिस में या किसी भी वर्क प्लेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो मेन जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है, 7 मेन फायदों की बात करूंगा। मैं ऊपर से शुरू करता हूँ और फिर हम घूम के बीच में आएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्लियर फायदा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, कि जो भी अब जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो लोग को समझ आता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि सब जो भी किसी भी काम पे होता है, सब अचीव तो एक सिमिलर चीज करना चाहते हैं। काफी बार आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आप लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से आएंगे कि क्या क्या वो करना चाहते हैं। बट अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छे से बता पाते हैं कि आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि क्यों करना है वो चीज, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके रिलेशंस बना के रखने का लोगों से, बट उसके अलावा अच्छी सक्सेस अचीव करने के लिए भी।
फिर दूसरा आता है हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर, विच इज जस्ट, जो अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा था उस पर आते हैं, कि एसेंशियली आप अच्छे से बात कर पाते हैं लोगों से, सबको बता पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो सब लोग को आप पे थोड़ा ट्रस्ट वाला फैक्टर एक आ जाता है, और उन्हें लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, और आप उनको लगता है कि ये फेयरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि इनकी मंशा अच्छी है, कह सकते हैं। तो उस वजह से थोड़ा हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर डेवलप होता है। एंड सिमिलरली नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट मतलब एसेंशियली हुआ कि अब जब भी आप ऑफिस में हैं तो सबके दिमाग में कुछ कुछ अलग अलग चीजें आती हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा वोकल होते हैं, बहुत लाउड बोलते हैं, और बहुत खुशी खुशी हर जगह बोलने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि थोड़ा होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं वो। तो उन वैसे पर्टिकुलरली लोगों को लिए अगर ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां उन्हें लगे कि उनकी बात की कोई वैल्यू है, उनकी ओपिनियन की, उनकी फीलिंग्स की और ओपिनियन की वैल्यू है, तो वो अच्छे से बोल पाते हैं, और वो जनरली काफी अच्छे अच्छे आइडियाज वो भी आते हैं। तो उनके लिए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, कि उन्हें डर ना लगे किसी, बहुत सारे लोग, आई से मोर देन 80-90% लोग को, अगर कोई बहुत ज्यादा लाउड बोल रहा हो तो पीपल स्टेप बैक, तो वो ना हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली, एसेंशियली जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबकी टीम्स को अलग अलग चीजें करनी होती है, सबके अलग गोल्स होते हैं, सब कुछ अलग अचीव करना होता है, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। मतलब ये कभी बोल ही नहीं सकते कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हो आप, ये किसी भी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हाउ कम्युनिकेशन कैन हेल्प इज कि आप थोड़ी आसानी से उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की बात सुनने को रेडी होते हैं। और उससे जो 3 चीजें जो अचीव होती है, जो इसके बाद आती है, विच इज टीम स्पिरिट। सबको लगता है कि अच्छा, हम अल्टीमेटली छोटी छोटी गोल्स को मिला लें तो हम अल्टीमेटली एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे सब लोग को अपने बारे में अच्छा लगता है, और अपने बारे में इन दैट एनवायरनमेंट अच्छा लगता है उस टीम में, विच इज लाइक सेल्फ एस्टीम। और मेन जो इससे, इन सारी चीजों से जो अचीवमेंट आती है, कि सबको एक डायरेक्शन मिलती है कि भाई कैसे क्या करना है। सब मतलब एक एक जो भी ऑफिस में है, सबको समझ आता है कि कौन किस चीज पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उस वजह से सक्सेस बिकम्स इजियर। तो कम्युनिकेशन का सबसे मेन फायदा ये होता है कि आपको सबको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, आपकी टीम को काम करना है, और उससे सक्सेस की तरफ हम जा पाते हैं, राइट। तो अब थोड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आते हैं। अगेन मैंने काफी सारी चीजें एक एक स्लाइड में ही डालने की कोशिश करी है, ताकि थोड़ा जो, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से आइडियाज आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम बहुत डिटेल में थोड़ा जाएंगे अगर कुछ आइडियाज के, तो वो थोड़ा बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इन चीजों पे थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करेंगे। तो देन 5 इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 C's, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं है, रिटन की बात है। अगर आप बात कर रहे हैं, या फिर आप ईमेल भी लिख रहे हैं, या फिर आप कोई रिपोर्ट भी लिख रहे हैं, तो उस सब में भी यही चीजें सारी अप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्क्रीट मतलब कि आपकी बहुत क्लियर आपकी पिक्चर होनी चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कि मतलब ऐसा ना हो, आप किसी मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है या आपको किसी से बात करनी है, तो आपके दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, आपके दिमाग में वो सोचा होना चाहिए कि लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको आपको कैसे उसे आइडिया को डिफेंड करना है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में क्या बोला जा सकता है, आपके पास क्या डेटा है। अगर कोई भी आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आपने लोगों से बात करी है, किससे लोगों से फीडबैक लिया है, या फिर बहुत सारे लोगों से आपने कुछ डेटा कलेक्ट करके आपके पास किसी स्टोर का डेटा है आपका पुराना, जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं, तो आपका एसेंशियली जो आर्ग्यूमेंट है उसका एक सपोर्ट होना चाहिए, जो आप दिखा सकें कि ये सपोर्ट है। और आप कॉन्क्रीट मतलब एसेंशियली आप एक दीवार की तरह वो आइडिया को लेके जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, सबको दिखे वो क्या दीवार है, लोगों को ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और आप उसे सपोर्ट कर सके दीवार को, राइट। दूसरी चीज आती है कोहिरेंट मतलब एसेंशियली आप कहीं भी जाते हैं बोलने, तो कहीं भी बात करते हैं, तो आप ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप एक सेंटेंस बोल के चुप हो जाएंगे। आप बोलते हैं, आप
15 मिनट कुछ बोलेंगे या 1 मिनट भी कुछ बोलेंगे, मगर आप मल्टीपल सेंटेंसेस उस टाइम पे बोलेंगे, तो कोहेरेंट मतलब होता है कि ये सारे सेंटेंसेस से आपका जो मेन मैसेज जा रहा है, राइट, वो एक मैसेज तो एक ही होगा आपका, राइट, बाकी आपके उसके डिफेंस के पॉइंट्स होंगे, आपकी कुछ क्लैरिफिकेशंस होंगी, मगर वो मैसेज जो है वो एक होना चाहिए। और आपको मतलब आपको आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है, और आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि आप हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गोज वेयर एंड व्हाट कम्स व्हेन। एसेंशियली आप कुछ भी जो बात करने वाले हैं वो एक सीक्वेंस में आए, ताकि लोगों को वो कहानी जो आप बताना चाह रहे हैं वो एक सीक्वेंस में समझ आ पाए, और फिर आपको पता हो कि उससे अल्टीमेटली आप एक मैसेज पे खत्म कर पाए उस बात को। वो कोहेरेंस आपके मैसेज में एक इकट्ठा जो सारे सेंटेंसेस हैं आपके, वो सेंटेंसेस अलग अलग ना स्टैंड करे, वो इकट्ठे आके एक कोहेरेंट स्टोरी बनाए, कि एक सिंगल मैसेज दिखाए, और जो आपका मेन टॉपिक है बाकी सारी चीजें उससे कंसिस्टेंट रहे, राइट, तो उसे एसेंशियली कोहेरेंस बोलते हैं। ये सिमिलर चीज आपके किसी ऐसे में भी अप्लाई करती है। आप कभी भी लिखते तो 500 वर्ड के ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग लिखते हैं, राइट, तो मगर आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रल मैसेज क्या है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में क्या फ्लो कर रहा है, कैसे वो कहानी मूव कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन है, स्पेशली ऐसी वन साइड कम्युनिकेशन, जब जैसे मैं लंबे समय के लिए बात कर रहा हूँ, वो सब एक कहानी बताने की तरह है, और मैं जब ये प्रेजेंटेशन बनाऊंगा या इस बारे में सोचूंगा, तो मैं उस कहानी को बनाना पड़ेगा, ताकि जो सामने से बात सुन रहा हो वो उसे वो पूरी एक तरह कहानी पे मेरे साथ राइड पे चल सके, वो सुन सके पूरी एंड टू एंड, राइट। फिर उसके बाद क्लैरिटी की बात आती है, क्लियर। तो एसेंशियली आपका जो मैसेज है, जो हम कोहेरेंट मैसेज की बात कर रहे थे, वो मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, और वो आपका जो रीडर है या सामने सुनने वाला है या पढ़ने वाला जो आपने लिखा है, उसको समझ आना चाहिए कि भाई मैसेज क्या है, वो सामने सामने लिखा होना चाहिए, मतलब या तो बड़ी सी भाषा में प्रेजेंटेशन में लिखा होना चाहिए, आपकी पहली लाइन में, आपकी आखिरी लाइन में, वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो चीजें हैं वो साथ की सपोर्टिंग स्टोरी वो सब सही है, बट आपके मैसेज पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि क्या बोल रहे, मतलब कि कंफ्यूज ना हो लोग। एक चीज सबसे क्लियर होनी चाहिए, विच इज योर मैसेज, राइट। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, जो हम थोड़ी कोहेरेंस में बात कर रहे थे, कि आपकी आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, आप जो मुहावरे कोई भी यूज कर रहे हैं, तो आपको सोचा होना चाहिए कि वो एक एक शब्द बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। आप किसी से कॉफी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो एक एक शब्द आपकी कहानी के अराउंड सब कुछ मैटर करता है, तो किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी कहानी थोड़ी कोहेरेंस जयमर ओके, परफेक्ट। हाँ, तो कंसिस्टेंसी बात कर ली, और आखिरी चीज जो आती है कर्टियसनेस, जिसमें बस मैंने वही लिखा, लेट्स कीप इट पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल, कि आप जो भी बात करना चाहे, काफी बार ऐसा होगा कि जो आपके सामने जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, जिसको ईमेल लिख रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है उस पे, है ना। काफी बार ऐसे होता है, ऑफिस में तो बहुत रेगुलरली ऐसे होते हैं कि आप बोल रहे हैं कि यार इसने कैसे कर दिया ये, क्या क्या कर दिया, बट उस समय में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कर्टियस हो। कर्टियस मतलब आप उससे पॉजिटिव तरीके से बात करें, आप रिस्पेक्ट सबके लिए रखें, कि आप अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में कोई पीछे हटने की चीज नहीं है, आपको आर्ग्यू करना है, आप आर्ग्यू कीजिए अपने पॉइंट के लिए, बट एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कीजिए। इट शुडंट बी लाइक किसी को पर्सनल अटैक ना हो, राइट। अब वो आप ऑनेस्टी से और रिस्पेक्ट से और पोलाइटली कुछ बताते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली जब आपका जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा उसमें गुस्सा अगर हो, तो वो बहुत उससे बहुत इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग उस गुस्से को पकड़ लेते हैं और फिर आपके आर्ग्यूमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे मूवीज वगैरह में भी होता है कि कोई आर्ग्यू कर रहा है और वो बोलते हैं कि आवाज कैसे उठाई, राइट। वो सेंटेंस तो फिर भूल गया वो कि आपने उस सेंटेंस में बोला क्या था, क्योंकि सारा फोकस आपके तरीके ऑफ डिलीवरी पे चले जाता है।
राइट। तो कोई भी ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं ये सब बिल्कुल अवॉइड करना एक्टिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एनी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। पर्टिकुलरली ईमेल्स वगैरह पे तो और भी ज्यादा, क्योंकि ईमेल्स में वो दिखता है, वो रहता है, हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहता है। बट इन पर्सन ऑल्सो, क्योंकि आप वो चीज वापस कभी नहीं ले सकते हैं। तो एक पोलाइटली कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और उसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है इस ये अचीव करने के लिए, कि जब आपको किसी से इंटरेक्ट करना है, आपको पता है कि आप खुश नहीं है उनके एक्शन से, तो आप पहले एक बार सोच लीजिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे बोलना चाह रहे हैं। 2 मिनट आप साइड पे जाके कैसे सोचेंगे, उसके बाद अपने आप कोई भी ऑफेंसिव वर्ड्स वगैरह नहीं यूज करेंगे, आप सोच के बता पाएंगे कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आप चीखेंगे नहीं। राइट। तो ये सब कर्टियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 5 C's हैं जो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर इसके बाद जो लास्ट कुछ चीजें जिन पे हम थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, उसे बात करना चाहूंगा, जो कि क्योंकि ये तो अभी तक जो था ये सब जनरल चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में कहीं भी देखेंगे, तो वो कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, तो आपको मिल जाएगा। बट जिस चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना चाहूंगा वो थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो मुझे लगा कि मुझे उनसे फायदा हुआ है, कि इन टिप्स की वजह से मुझे लगा कि मैं सक्सीड कर पाया हूँ। तो वो पर्सनल एस्पेक्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत बात करना चाहूंगा। तो एक बार में 3 कर रहे हैं, बट एक एक करके बात करेंगे। तो पहली चीज है गिविंग योर होल अटेंशन। राइट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये मतलब ऑब्वियसली ये 1-to-1 डिस्कशन में तो इम्पोर्टेंट है ही। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनसे बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, ताकि आप दिखाएं कि आप सुन रहे हैं, आप दिखाएं कि जब आप बोल रहे हैं तो आप सिर्फ उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। बट ये वाली चीज आपकी वीडियो कॉल्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अगर आपने भी देखा हो, अभी पूरी इस डिस्कशन में मेरी प्रेजेंटेशन में दूसरी स्क्रीन पे चल रही है, इधर चल रही है, तो मेरे को बीच बीच में उधर देखना पड़ रहा है। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा हूँ। राइट। प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे शेयर्ड है, बट मैं फिर भी पूरे टाइम कैमरा की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो चाहे अभी ब्लैंक, मतलब मेरे सामने अभी स्क्रीन पे कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि मैं स्क्रीन पे देख सकूं, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना आप खुद भी करके देखेंगे। अगर किसी 1-to-1 आपकी वीडियो कॉल होती है कुछ, आप कैमरा की तरफ देखिए वर्सेस आप सामने वाले को बोलिए कि कैमरा की तरफ देखिए वर्सेस स्क्रीन की तरफ देखिए, तो आपको फर्क पता चलेगा। और बहुत मेजर फर्क होता है आई वुड से मतलब इसमें वर्चुअल कम्युनिकेशन में तो और भी ज्यादा। तो आई कांटेक्ट के थ्रू आप क्या सिग्नल करते हैं कि आपकी अटेंशन पूरी की पूरी इस तरफ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा है तो फुटबॉल का स्कोर देख लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे हूँ तो मैं ब्राउजर पे तो देख सकता हूँ ना, मैं साथ में यहाँ पे मैच चला लूँ और देखने लग जाऊँ। बट वो पता चलता है सामने वाले को कि आपकी अटेंशन अगर नहीं है, और उसको अगर आप कैमरा की तरफ देखते हैं ड्यूरिंग ऑल कम्युनिकेशन तो फर्क पता चलता है। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट इसमें मैंने लिखा कि नॉड योर हेड, वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप जब बात कर रहे हैं तब तो आई कांटेक्ट बनाएंगे ही आप, आपका अटेंशन है, आपका ब्रेन आपकी स्पीच को प्रोसेस कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। बट नॉडिंग योर हेड शोज कि आपके सामने जो इंसान है उसने जो बोला आप उसको सुन रहे हैं। और जब सामने वाले इंसान को दिखता है कि आप सुन रहे हैं तो उसका वो और खुश होते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, और अच्छे से आपका पर्सनल इंप्रेशन जो है वो भी बहुत चेंज होता है। तो आप ना सिर्फ आंखों में देख के बट ऑल्सो आप सिग्नल कीजिए कि आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। राइट। और तीसरी चीज जो लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है बट वीडियो कॉल्स पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप कोई दूसरी स्क्रीन पे मत देखिए। मतलब फोन वगैरह जब भी आप विजुअल सेटिंग में तो बहुत आसान होता है कि अच्छा फोन उठा लिया और पकड़ लीजिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फोन में टेबल पे पड़ा है बट उसका वाइब्रेशन ऑफ है और वो उल्टा पड़ा हुआ है, तो मेरे को ना उसकी कोई लाइट दिखेगी ना वाइब्रेशन दिखेगी, ऑडियो तो कभी दिखेगी नहीं फ्रैंकली। मतलब मैं पर्सनली तो ऑडियो हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ भी कहीं भी बात कर रहा हूँ, कहीं भी आया हूँ तो, और मेरा फोन पीछे से बजता है तो
सबको किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे आप उसी टाइम काट भी थे। तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं फेस टू फेस किसी से बात कर रहा हूँ तो भी मेरा वाइब्रेशन वगैरह सब ऑफ रखता हूँ मैं एट एनी पॉइंट। प्लस अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ तब भी, ताकि मैं अटेंशन पूरा दे सकूं, क्योंकि आज के उसमें बहुत आसान है डाइवर्ट हो जाना, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सिग्नल करें कि आप सुन रहे हैं। दूसरा जो है वो है एस्टैब्लिशिंग रूल्स। आई थिंक ये थोड़ा अंडररेटेड सी चीज लगी मुझे, बट मेरी जब भी टीम चेंज हुई, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था काम करते हुए, मैं हर 6 महीने में नई टीम में जाता था, तो नए लोगों से काम करना है, नई ब्रांड पे काम करना है, नई कंट्री के लोगों से काम करना है, उनसे बात करनी है। तो उनसे पहले से डिस्कस करना और बहुत क्लियरली डिस्कस करना, क्या मैं कैसे कि मेरे से जब उन्हें बात करनी है तो क्या रूल्स है। और ये सिर्फ लॉजिस्टिकली रूल्स की भी बात कर रहा हूँ कि अच्छा, अगर वो मेरे से रीच आउट करना चाहते हैं तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि वो मुझे जस्ट कॉल कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या मुझे नॉर्मल मैसेज कर दें, किस टाइम पे मुझे मैसेज ना करें। क्योंकि बहुत ऐसा कुछ लोग होते हैं कि खुश होते हैं कि यार आप डिनर छोड़ दो। मेरा पर्सनली था कि अगर रात शाम को काम भी आता है तो मान के चलो कि मैं 6 से 8 में रिप्लाई नहीं करूंगा, 8 के बाद मैं फिर भी काम कर लूंगा, क्योंकि मतलब कॉर्पोरेट में काम करता था तो, और वर्चुअल था तो पूरे दिन भर कभी भी काम होता था। बट मेरा रूल था हर टीम में, जब मैं जाके बताता था उन्हें, क्या आपका जितना भी अर्जेंट काम हो, 6 से 8 में मैं ना लैपटॉप खोलूंगा ना अपने फोन पे कॉल उठाऊंगा, क्योंकि उस टाइम में कभी मैं जिम जाता हूँ, कभी भागने जाता हूँ, कभी डिनर करने जाता हूँ, वो टाइम मुझे अपना चाहिए। उसके बाद आके चाहे मैं फिर भी काम कर लूँ। तो सिमिलरली रूल्स जो है आप अपनी लोग अलग अलग लोग के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप कहीं भी जहां भी काम कर रहे हैं, कि किस टाइम पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कैसे तरीके से आपको कम्युनिकेशन अच्छी लगती है, ये बताना। जैसे फोन व्हाट्सएप क्या आपको प्रेफर्ड है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरू में ही जब आप किसी टीम में जाए। तीसरी चीज आती है इन्फॉर्म एंड इंस्पायर, कि आप कम्युनिकेशन का जो मतलब जो एक पर्पस हमें लगता है कि अच्छा आप बताना चाहें कि आप क्या सोच रहे हैं, बट ये इंफॉर्मेशन को पास करना, कि आपके थॉट्स को पास करना किसी को, ये बस हाफ द इक्वेशन लिखा है कि मतलब 50%, वह बहुत छोटा पार्ट है ये कम्युनिकेशन का। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप आपके उस इंफॉर्मेशन के पीछे क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज हैं, वो आप सोच के आप दिखा सके उन्हें, जो कि सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, जो मैंने बोला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से काफी ज्यादा दिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज के लिए, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के पीछे के थॉट्स आपको कम्युनिकेट करने, इस चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर जो इम्पोर्टेंट आपकी बातचीत किसी से करनी हो उसको आप प्लान करें। जैसे जब मुझे भी अपनी नौकरी छोड़ के एमबीए करने जाना था, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने मैनेजर से बात करनी थी। उस टाइम पे मैं रिजाइन नहीं कर रहा था, मुझे जाना 6 महीने बाद था, बट मैनेजर से डिस्कस करना था कि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैं उनकी टीम 6 महीने बाद छोड़ने वाला हूँ, बट फिर भी मुझे समझना है कि उन्हें कैसा लगता है कि अगर मैं एमबीए करने चले जाता हूँ, तो उनसे मैं कैसे ये बात कर सकूं कि मैं उन्हें ये ना दिखाऊं कि मैं कंपनी से बहुत नाराज हूं कि मैं निराश हूं कि मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बस शो ऑफ कर रहा हूँ कि अच्छा मेरा तो इतने अच्छे एमबीए प्रोग्राम में हो गया। बट मैं सच में उनसे समझना चाह रहा हूँ कि उन्हें क्या लगता है कि मैं कैसे बेस्ट आगे सीख सकता हूँ। तो पहले से मैं 5 मिनट में एक बार सोच के कि मैं कैसे किस सीक्वेंस में बताऊं चीजें, वो सोचना हेल्प्स यू। आप सिर्फ इन्फॉर्म करें कि मैंने उन्हें इन्फॉर्म भी कर दिया कि अच्छा 6 महीने बाद मैं नौकरी शायद छोड़ने वाला हूँ, तो आप उस हिसाब से तैयार भी रहे, वो उससे भी खुश है। बट एट द सेम टाइम मैं अपने थॉट्स भी उन्हें बता पाया और उनसे सीख पाया, क्योंकि वो भी 20-25 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस किसी को, तो उनसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उन्हें दिखता है कि मैं उन्हें रिस्पेक्टफुली इनसे पूछ रहा हूँ। तो भाई इन्फॉर्म के अलावा थोड़ा इंस्पायर करने की, खुद उनको इंस्पायर करने की, बट खुद भी इंस्पायर होने की कोशिश करी जाए, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक ये चौथा वाला जो है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ये मेरे हिसाब से सबसे सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग लास्ट वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए वो मैंने लास्ट में रखा। बट एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप
आई थिंक यहाँ पे जब मैं येल में भी आया तो लोगों ने बोला कि जो सुनते अच्छे से हैं, बल्कि सॉरी मैं येल में जब मैं येल में मैं अब जो अगले साल जो लोग आ रहे हैं उनके इंटरव्यू करता हूँ, तो उस टाइम पे हमें बोला जाता है कि आप ये सब देखो कि अच्छा वो बोल क्या रहे हैं, बट आप इस पे भी जज करो कि वो सुन कैसे रहे हैं, राइट? कि क्योंकि हमें जो गाइडलाइन है कि जो सुनता अच्छे से है वो लोग काम अच्छे से करते हैं। तो बोलना तो सब कर लेते हैं क्योंकि अपनी बात रखना बहुत नेचुरल होता है सारे ह्यूमंस के लिए, राइट? सब अच्छे से रख सकते हैं, बट सुनना, आप एक्टिवली सुनना कि अच्छा क्या बोल रहे हैं, सिर्फ पीछे बस बैठ के नहीं, उनके वर्ड्स ऐसा नहीं कि बस एक सुन लिया सब कुछ क्या बोल रहे हैं और फिर आपने जो सोचा हुआ था वो बोल दिया, वो ना करना, उनकी बात को एब्जॉर्ब करना, देन रिस्पॉन्स बनाना। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे साथ शुरू में होती थी, जिसकी वजह से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि कोई बात करता था, मैं कोई किसी ने बोलना शुरू किया, उसके पहले सेंटेंस के बेसिस पे फिर मैं सोचना शुरू कर देता था कि अच्छा मैं क्या इन्हें वापस जवाब दूंगा, और मैं लिटरली उनको देख भी रहा हूँ, नॉट भी कर रहा हूँ, बट अंदर से दिमाग से मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरे को जवाब क्या देना है, मेरे को खुद को कैसे डिफेंड करना है। और असली में मैं उन्होंने जो उसके बाद 10 सेंटेंस और बोले वो मैंने सुने ही नहीं, और उस वजह से उन्हें, ये लोग को पता चलता है जब आपका प्री मेड रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे क्रिकेट में आपने पहले से सोच रखा हो कि मैं लेग में मारूंगा और बॉल ऑफ में आ जाती है, आप लेग में नहीं मार सकते, आपको देखना पड़ता है कि यार हो क्या रहा है। सिमिलरली सामने वाला जब कुछ बोल रहा है, आपको पूरी तरह सुन के एक पॉज लेके अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो सामने वाले को दिखता है। तो उसके लिए दूसरी चीज जो मैंने लिखी, एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, कि आप, जो मैंने पहले बात कर रहे थे कि नॉट कीजिए आप उनकी, और फिर रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, कि आप उनकी बात को उसको एक्सेप्ट करके उसके आगे उसको उस पर बिल्ड करिए, वो लोग को पता चलेगा। उसके बाद दूसरी बात आती है डोंट बीट अराउंड द बुश, जो एक मुहावरा है जो यहाँ पे यूज करते हैं कि आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, ऐसे कोई बहुत लंबे स्पीच में मत चले जाइए। जैसे मैं तो प्रेफर भी नहीं करता लॉन्ग स्पीच, जैसे आज का मौका ऐसा था कि मुझे बोला गया कि 45 मिनट बोलना है, फिर 15 मिनट क्वेश्चन है, तो मैं इतनी लंबी स्पीच दे रहा हूँ। बट जब आपस में कहीं पे बात कर रहे हैं, तो आप अगर पहले से प्लान करेंगे आपको क्या बोलना है, तो आप इधर उधर की बात ना करके आप क्लियर मैसेज बोलेंगे, उससे लोगों के टाइम के बारे में भी लोग खुश रहेंगे, और आपका मैसेज भी क्लियरली जाएगा। क्योंकि आपने अगर आप प्लान करके नहीं आते, आप बहुत लंबी स्पीच दे देते हैं बिना प्लान करे, तो लोग अलग अलग मैसेज उससे उठाते हैं। कहीं आपने कोई ऐसे ही साइड से कोई चीज बोल दी, लोग उसका मैसेज लेके वो सोचते हैं कि अच्छा ये शायद बोलना चाह रहा था, उससे बहुत इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। लोगों के आपका जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो मिस हो जाता है। तो इधर उधर की बातें मत कीजिए, थोड़ा प्लान करके आइए, किसी भी मीटिंग में आ रहे हैं, किसी भी डिस्कशन में जा रहे हैं, और उसे क्लियरली बोलिए। और स्पेशली ये ईमेल वगैरह में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक मुझे भी, जब भी अब मैं पर्सपेक्टिव स्टूडेंट से भी बात करता हूँ जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार वो कम से कम शब्दों में मुझे आराम से बता दें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबके पास इतना ईमेल इतना पढ़ के उन्हें प्रोसेस करने का, उसमें से इम्पोर्टेंट चीज देखने का इतना टाइम सबके पास होता है नहीं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इधर उधर की बात ना। उसके बाद आता है पर्सनल स्किल्स। आई थिंक इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। ये वर्ड मैं लिखना चाह रहा था क्योंकि इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि लोग इसके बारे में गूगल करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बढ़ रहा है। जैसे हम आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो हम बोलते हैं कि अच्छा इसका आईक्यू बहुत तेज है, कि ये मैथ बहुत कोई जल्दी करता है, या फिर ये बहुत इंटेलिजेंट है। वैसे ही आजकल इमोशनल क्वेश्चन जो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ का जो एक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एनकरेज करूंगा कि यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोस देखिए कि कैसे ना सिर्फ अपने बट बाकियों के इमोशंस समझे जा सके, और उन इमोशंस को समझ के आप कैसे बात करते हैं और कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं लोग के लिए, वो किया जा सके। और अभी जब मैं खुद भी जब मैं डेटॉल जो रैकेट में था,
उसमें मेरी भी टीम थी, हमारे 2-3 लोग जो रिपोर्ट करते थे मुझे। तो जब हमें उन्हें हर एनुअल जज करना होता था कि प्रमोट कैसे करना है, कौन मैनेजरियल पोजीशन में जा सकता है, तो आई थिंक इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आजकल के किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कोई एक इंडिविजुअल बाकियों के इमोशंस को कितना समझता है, और नॉट जस्ट बाकियों के, अपने इमोशंस को कितना समझता है, क्योंकि उसके बेसिस पे लोग एक्ट जैसे करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो ये एक टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैं बोलूंगा कि मैं तो शायद इतना अच्छे से बात भी ना कर सकूं इस बारे में, तो इसके बारे में यूट्यूब पे जरूर कुछ ना कुछ चीजें देखिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी है, वैसे तो अगर कोई बुक्स पढ़ता हो तो। मेरा पर्सनली बुक्स पढ़ने का थोड़ा वो कम हो गया है अभी, तो मैं यूट्यूब का ज्यादा, बट इस पे बहुत अच्छी बुक्स पे, इस पे प्लीज पढ़िए, क्योंकि आजकल के समय में आई थिंक दिस हैज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कंपनीज लुक फॉर। सब लोग भी इस बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, राइट? और ये आखिरी स्लाइड है टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। फर्स्ट इज यूज टाइम वाइजली। आप कहीं कॉफी या चाय ब्रेक पे जाते हैं, तो उस बारे में कोई आपको इनफॉर्मल डिस्कशन करनी है, तो आप उस टाइम पे उसको यूटिलाइज करें। जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड हो, आप टाइम के बहुत खुद पाबंद भी हो बात भी करते हुए, बट आप फॉलो भी करें कि कितना टाइम किस चीज के लिए लग रहा है, कैसे कितने टाइम में वो खत्म होगा। जैसे आजकल मैंने शुरू में ही बोला कि मेरे को जैसे था कि मुझे प्लान किया मैंने कि 45 मिनट में बोलूंगा, 15 मिनट फिर क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, तो हम आखिरी स्लाइड पे 37 मिनट में पहुंच गए हैं, राइट? तो मैं वो सोच रहा हूँ, जब मैं प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, साथ में मैं टाइम देख रहा हूँ कि अच्छा हम टाइम को कैसे एप्टली, जो हमने सोचा हुआ है कि अच्छा ऐसे ऐसे टाइम में करना है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। लोग, बहुत फर्क पड़ता है लोगों को, कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया इनसे बात करके या इस चीज में आके, तो बहुत लोगों को इससे बुरा लगता है, राइट? फिर सेकेंड लास्ट जो पॉइंट था, विच इज शो अप्रिसिएशन। आई थिंक ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशंस पर्टिकुलरली बना के रखने के लिए, कि लोगों को आप दिखाइए कि जब जब उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, तो आप उन्हें अप्रिसिएशन दिखाइए, आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया, कोई बहुत अच्छी, लेट्स से हम कोई सेल्स की बात करें, उन्होंने कोई बहुत अच्छा बड़ी सेल कर पाया कोई, या फिर आप किसी और एनवायरनमेंट में कर रहे हैं कि आपने, आई नो कुछ कुछ अकाउंटेंट्स भी हैं कॉल पे, तो किसी ने बहुत मेजर कोई ऑडिट का काम एक जल्दी टाइम से क्लोज कर लिया, तो उनको अपलॉड कीजिए, उनको बोलिए एक्टिवली कि यार क्या काम किया है तूने। बस आपके शब्दों से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपको खुद भी लगता होगा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है कि यार इसने कितना अच्छे से प्रेजेंट किया, क्या इसने इतना अच्छे से काम किया, तो सबको बहुत अच्छा लगता है, आपके फ्यूचर रिलेशन में बहुत फर्क पड़ता है। और सिमिलरली सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने के अलावा थैंक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपकी मदद करी तब तो आप, आई वुड एज्यूम, आप थैंक करेंगे ही उन्हें, बट उसके अलावा भी अगर किसी ने कोई काम भी खत्म किया जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, आपका भी साथ में, तो भी आप उन्हें भी थैंक कीजिए कि आप, आपका जो काम खत्म हुआ वो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक कीजिए, उनकी मदद के लिए भी नहीं, कंट्रीब्यूशन के लिए भी उन्हें थैंक कीजिए, और आपको फर्क पता चलेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे मेरा काम करने का जो तरीका है कि मैं लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे मुझे आज तक काफी फायदा हुआ है कि अगर मैं नई टीम में जाना चाहता हूँ, नए देश की टीम से काम करना चाहता हूँ, मैं बीच में जब काम कर रहा था तो यूएस आया भी था इस टीम से बात करने, तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लोगों से अच्छे से रिलेशंस बना पाया, एंड मुझे लगता है कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ इट, कि आप एप्रिसिएशन दिखाते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, लोग को लगता है कि ये उनसे पॉजिटिव वाइब आ रही है, जैसा बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव वाइब आती है आपसे उससे। और लास्ट चीज जो आई थिंक शुरू में मैंने थोड़ा सा बोला था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, तो उस पे मैं खत्म करना चाहूंगा, विच इज कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहिए। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे अभी अगर मैं कोई हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, तो उसका रीजन है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन टाइप का माहौल है आज, तो वन टू वन हम बात नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो हैंड मूवमेंट से थोड़ी एक्टिविटी आती है, थोड़ा लोगों का अटेंशन रहता है उस पर, राइट? या मैं पहले बोल रहा था कि आप
आई टू आई मतलब आई कांटेक्ट बना के रखिए, चाहे आपको खाली कैमरा से ही आई कांटेक्ट बना के रखना हो या आप नॉड कीजिए। बट उसके अलावा जो मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी कि यार आप कभी कभी बात करते हो, नेचुरली होता है कि यार आप आर्म्स क्रॉस करके बैठ जाते हैं, या आप पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के बैठ जाते हैं, या फिर आप अपने कपड़े ठीक कर रहे होते हैं आप। बल्कि ये वीडियो कॉल में बहुत ज्यादा होता है कि आपको कैमरा पे दिख रहा होता है और अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं, शायद एक शोल्डर दूसरे से ऊपर हो रहा है, उसको ठीक करने लग जाते हैं। इस सब से आपकी थोड़ी नर्वसनेस झलकती है कपड़े ठीक करने से, या आप क्रॉस ऐसे फोल्ड करके आर्म्स बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कोई डिफेंसिव हो रहा हो, है ना। या फिर आप मुट्ठी ज्यादा टाइट करके रखते हैं तो ऐसा लगता है कि एंगर है। ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने डाले, बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं जो कहना चाह रहा था कि आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहिए कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज पोर्ट्रे कर रही है, आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप सोचिए उस बारे में कि कैसे आपको चीजें नहीं करनी है। और उससे लिंक्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वीडियो कॉल्स के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा कि जब भी आप जूम पे होते हैं, किसी पे होते हैं, तो पहली बात तो वीडियो ऑन रखिए प्रेफरेबली, जब भी आप बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्टिवली। बट जब आप वीडियो ऑन भी रख रहे हैं तो आप अपने लिए उस पर राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन आता है हाइड सेल्फ व्यू। आप खुद की जो उसमें आपकी जो पिक्चर आ रही होती है उसे आप हाइड कर सकते हैं। ये सब जूम पे नहीं, ये हर उस पे कर सकते हैं आप, चाहे गूगल मीट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, सब पे आप अपनी फोटो को हाइड कर सकते हैं। तो आप जब पहली बार ऑन करेंगे तो आप देख के अपने बाल ठीक करेंगे, ये सबको पता है, ये कोई बात नहीं। बट उसके बाद आप अपनी पिक्चर को हाइड कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, एक सबकी टेंडेंसी होती है कि सब शीशे की तरफ देख के बहुत खुश होते हैं और प्लस उस पर एक्ट भी करते हैं। तो अगर आपकी अपनी शक्ल स्क्रीन पे होती है आपके सामने जब आप कैमरे पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप 50% ऑफ द टाइम आप अपनी शक्ल को खुद ही देख रहे होते हैं, विच मीन्स कि आप सामने वाली शक्ल को नहीं देख रहे हैं, राइट। आप वो शक्ल को देख के कभी कभी कुछ बाल ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब रिएक्शन तो दिख ही रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप सामने वाले इंसान की क्यूज मिस कर रहे हैं कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपको क्या सीखना है, क्या समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज, या कहना चाह रही है थ्रू हर बॉडी लैंग्वेज। तो अपनी वीडियो ऑफ करके फिर भी आप अवेयर रहिए कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हो रही है, और दूसरे की बॉडी मूवमेंट्स के बारे में भी देखिए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद मैं कुछ टाइम छोड़ना चाह रहा था क्वेश्चंस के लिए, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, और फिर हाँ 15 मिनट है हमारे पास, किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात करनी हो। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और अपने वर्क प्लेस पे कैसे आप अच्छे से परफॉर्म करें। अभिषेक आप ही पूछो क्वेश्चन। नहीं, आई थिंक ज्योति का हाथ रेज है, तो पहले हैंड रेज वाला कर लीजिए, उससे बेस्ट रहता है। आई थिंक ज्योति ने पहले हाथ उठाया तो उनसे पूछ लेते हैं। ज्योति आप सर, थोड़ा क्वेश्चन पूछिए। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी स्पेशल वर्क में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी नर्वसनेस हो जाती है कहाँ पे कि हम कैसा प्रदर्शन करेंगे, कि उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं करेंगे। तो ये नर्वसनेस कम करने के लिए या फिर उन्हें ना दिखाई दे, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक बहुत नेचुरल है ये नर्वसनेस, राइट। मतलब होता है क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन निकल के आने वाला है। तो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्ट करना कि यार आपका नर्वस होना इज नेचुरल। आप, क्योंकि वो एक साइकिल सी बन जाती है कि आप नर्वस होते हैं, आपको लगता है कि आपकी नर्वसनेस दिख रही है, उसकी वजह से आप और नर्वस होते हैं, तो ये साइकिल बन जाती है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि साइकिल को तोड़े, और नर्वस थोड़ा सा हो रहे हैं तो इट्स ओके, राइट, वो होता है। बट सामने वाले को ना दिखाने के लिए आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना आप प्रैक्टिस करें। आई थिंक मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे से बचपन में भी कराई जाती थी कि कोई स्पीच वगैरह देने चाह रहे हैं तो आप एक शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। बट अभी मुझे लगता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने किसी दोस्त के साथ, या चल शीशा भी आपको बेटर लगता है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करें कि आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। और वो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उससे आपकी नर्वसनेस धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि सामने वाले को क्या दिख रहा है, तो उससे फर्क पड़ता है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट कि थोड़ी नर्वसनेस ठीक है, होती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस आता है
और वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बैलेंस कर पाता है आपकी नर्वसनेस को। और जो इंटरव्यूअर भी होता है उन्हें भी दिखता है कि आप थोड़े नर्वस है, तो दैट्स आल्सो ओके, जब जब तक आप साथ में उस कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर सकें। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट होता है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें आप या आप अटक अटक के ना बोलें, जो कि सब प्रैक्टिस से आता है, राइट। तो वो आप अपने आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता होता है जनरली कि कैसे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आप अपनी इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही आप जाएंगे तो हमेशा पहली चीज जो पूछी जाएगी वो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके रेज्यूमे के बारे में बात करो थोड़ा बहुत। तो जब भी वो बोला जाए तो वो आपका आंसर सब प्रैक्टिस होने चाहिए, क्योंकि वहीं पे सारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, राइट। तो मेरे हिसाब से वही तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आई वुड से कि आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, जिनसे वो आपसे सवाल पूछे, आप उनको जवाब दें, और ये जवाब आपके सिमिलर जवाब होंगे जो आप इंटरव्यू में देंगे। जब आपको पता है कि आपने ये चीज पहले करी हुई है तो आपका कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सर। Any other questions? ठीक है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे am I audible? ठीक है कि नहीं? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ या फिर तो फिर बात करते हुए या फिर आप बिजनेस रिलेशन में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, तो अक्सर मैं अपने जो फिंगर्स को अपने चिन पे रख लेता हूँ। आई नो इट्स अ साइन ऑफ थिंकिंग। तो राइट। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी पे डालता है या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? किसी से बात करते हुए आपका फेस पे हैंड वाला तो अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को सुन रहे हैं, आप किसी लेक्चर में बैठे हैं और आपका हाथ ऐसे है, तो दैट वोट फिर भी ठीक है। बट किसी से बात करते हुए फेस पे हैंड ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो 1-to-1 कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो ऐसी चीजों के लिए वही होता है कि मेरी भी कुछ कुछ ऐसी चीजें थी कि मैं अपनी रिस्ट, मैं टेनिस खेलता था तो मेरी रिस्ट पे काफी इंजरीज बहुत ज्यादा होती थी। मैं अपनी रिस्ट घुमाने लगता था ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मेरे को थोड़ी आदत पड़ गई। एंड फिर मैं किसी से बात करता था तो भी मैं वैसे करने लग गया था, राइट। वो चीज जैसे अब मेरे को पता है, आपको पता है जैसे कि आपको करते हैं, तो जब आप वो करते हैं आपको खुद ही लगता है कि अरे क्या कर रहा हूँ, बंद करना पड़ेगा, ये नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वो उन प्रैक्टिस से थोड़ा निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं कि यार आपका सारा डिस्कशन जो है वो फेस टू फेस डिस्कशन है, उसको आप हाथ वगैरह रखते हैं तो वो इम्पीड करता है, वो रोकता है आपके फेस टू फेस आपके इमोशंस को, आपके एक्सप्रेशंस को, राइट। तो थोड़ी कोशिश करी जाए ताकि वो कम कर सके। आई थिंक शाहनवाज ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो कह रहे हैं कि while calling we are nervous too, especially on formal calls, राइट। शाहनवाज आप फॉर्मल कॉल्स की बात कर रहे हैं ना, कॉल पे हो या वीडियो कॉल पे हो या फोन कॉल पे हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ जी। तो आई थिंक कॉल्स जो होती है, क्योंकि जनरली कॉल कुछ भी होगी, फॉर्मल कॉल जो भी होगी, तो आपका इश्यू आपको पहले से सोचा हुआ होगा, है ना, कि आपने कोई फॉर्मल कॉल किया है तो किसी काम से ही किया होगा। उस पर जब आ रहा हो कॉल तो अलग बात है, बट पहले कॉल करने की बात करते हैं, तो आपने किसी काम से किया होगा। तो कॉल करने से पहले आप 2 मिनट निकाल के एक बार बड़े पॉइंट आप तो या तो लिख लीजिए इफ यू प्रेफर दैट, या फिर आप कुछ बड़े पॉइंट याद कर लीजिए कि मैं आज ये कॉल कर रहा हूँ तो मैं ये 3 बुलेट्स के बारे में बात करनी है मुझे, कि मुझे ये चीज उनसे चाहिए, ये चीज या फिर मुझे उनसे अप्रूव करवानी है, ऐसे कुछ वो आप लिख लीजिए, या आप मेंटली भी बुलेट्स बना लीजिए, दोनों सही है। मैं मेंटली बनाता हूँ, मैं इतना लिखता नहीं हूँ। बट आपकी अगर वो सोची हुई चीजें होंगी तो अपने आप आपके सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे से निकलेंगे, क्योंकि आपको मैसेज लिखा हुआ है या मैसेज आपके इम्प्रिंटेड है, उस बारे में आपने सोचा हुआ है। तो अगर आपको पता है कि क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी नर्वसनेस अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उससे हेल्प होती है, बट विद टाइम भी होता है कि आप जितनी कॉल ऐसी लेते हैं आपको भी रियलाइज होता है कि फॉर्मल कॉल्स बहुत कॉमन है, सामने वाला इंसान भी कॉल ले रहा है, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो वो धीरे धीरे आई थिंक जितना आप लोगों से बात करते हैं वो थोड़ा आसान होता रहता है। बट आई थिंक इनिशियली आप अगर उसमें प्रिपेयर्ड जाते हैं कॉल के लिए, आप तैयारी करके जाते हैं कॉल के लिए, तो उससे फर्क पड़ता है कि आपकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो पाती है।
आई थिंक ज्योति ने अपना हैंड रेज किया हुआ है शायद। यस सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें आंसर्स तो पता होते हैं, हाँ जी। लेकिन सामने पर्सन जो क्वेश्चन हमसे कर रहा है, कई बार हमारे अंदर जो फियर होता है उसकी वजह से हम बोल नहीं पाते। ये मेरे साथ अक्सर होता है सर कि मुझे आंसर राइट पता होता है, लेकिन फिर भी मेरे पता नहीं हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड मैं बोल नहीं पाती, नर्वस हो हाँ जाती जी। हूँ, आप हेजिटेशन फील होता है। राइट आप इंटरव्यू टाइप के सिचुएशन की बात कर रहे हैं? सर इंटरव्यू हो या इन माय क्लास देयर आर 20 हाँ जी। 20 और 22 स्टूडेंट्स राइट। एंड मैम आस्किंग क्वेश्चन देन हाँ नहीं आई थिंक इसको हम उसमें वो बोलते हैं स्टेज फियर बोलते हैं ना, कि ऐसे स्टेज पे चढ़ने का डर होता है। तो जब हम क्लास में भी होते हैं हमें लगता है कि ऐसे हम स्टेज पे हैं, अगर हमें यस 25 सर। लोग सुन रहे हैं, है ना। तो इसको स्टेज फियर वाला जो चीज होती है, ये आई थिंक इंटरव्यू वाले टाइप के सिचुएशन में भी ऐसा होता है, क्योंकि कोई आपको एक्टिवली सुन रहा है तो ऐसे लगता है कि आप स्टेज पे हैं। आई थिंक उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, एंड मेरे ख्याल से ज्योतिका जी इस बारे में और ज्यादा बता पाएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लोग को इसके थ्रू हेल्प किया है। बट मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल है वहां पे आप और ज्यादा ऐसे स्टेज पे आने की कोशिश कीजिए। पहले कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, जैसे आप इस कॉल पे जैसे अगर आप बाकी लोग को जानते हैं तो ऐसी जगहों पे आप ज्यादा और बोलने की कोशिश कीजिए, आप ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। या क्लास में भी मुझे लगता है कि क्लास में धीरे धीरे आपकी कोई छोटी क्लास है जिसमें कम लोग हैं, वहां पे आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर कंफर्टेबल सेट ऑफ पीपल में आप अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं तो आपका खुद ही वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता है। एंड देन फिर आप थोड़ा अगर ऐसी एनवायरनमेंट में जाता है कि जैसे इंटरव्यूअर है, आप नहीं जानते हैं उन्हें, वो वाले स्टेज के एनवायरनमेंट में आपका पुराना एक्सपीरियंस उसमें काम करता है। तो आई थिंक स्कूल में या कॉलेज में पर्टिकुलरली ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ पे आप स्टार्ट विद प्लेसेस जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, वहां पे आप बात करना शुरू कीजिए, फिर आप धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एज आई सेड, आई थिंक ज्योतिका जी ने बहुत लोग को स्टेज फियर के थ्रू हेल्प किया है, तो शी कैन पॉसिबली ऐड। क्या सर, क्या होता है ना कि जब हमें पता चल जाता है कि हाँ नेक्स्ट नंबर हाँ हमारा है, हाँ तो जी। उसके बाद ऐसा ही होता है कि बस बहुत ज्यादा डर सा अंदर सा लगने लगता है, हेजिटेशन सा फील होने लगता है सर। हाँ तो जी। इस चीज को कैसे मिटाए, इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी लाया जाए, हाँ इससे रिगार्डिंग था नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक बिल्कुल टिपिकल स्टेज फियर वाली चीज है। और मैं आपको बताऊं ये चीज हर सबके साथ होती है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, अगर 38 लोग हैं इस कॉल में, 37 लोग हैं इस कॉल में, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 37 में से 35 लोग को होती है, मैं बोलूंगा सबके सबको होती है। जो बड़े बड़े एक्टर भी होते हैं वो भी हर जब एक्ट में जाते हैं तो हर बार उन्हें थोड़ा सा एक फियर आता है कंपेयर टू वो कैसे नॉर्मली हो। तो उसको कम करने का तरीका बस यही है कि आप एक कंफर्टेबल से एनवायरनमेंट में शुरू कीजिए, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आप छोटे ग्रुप्स में, अब 5 दोस्तों का ग्रुप है, 10 लोग का ग्रुप होता है, धीरे धीरे उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे आप उठ के अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ बोल पा रहे हैं। और वो धीरे धीरे करके आप स्टेज पे जाते हो, सामने 100 लोग होते हैं, उस पर धीरे धीरे वो कम होता है, उस पर जो फियर है आई थिंक। तो ओके, मेरे थैंक यू हिसाब से सर। आई थिंक राधा ने भी हैंड रेस किया हुआ था। हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इंटरलिंक्ड है वो। हाँ मैं जी। ये पूछना चाहती हूँ, मतलब सेम क्वेश्चन है, मतलब जो ज्योति जी ने पूछा कि एग्जैक्टली जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम उसे बिल्डअप करना चाहें कॉन्फिडेंस को, राइट। तो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? या फिर अगर मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूँ कि आपको नॉलेज है, लाइक अगर हाँ हमें नॉलेज ही नहीं है तो हाउ कैन वी बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस। इसके हाँ आई साथ दो थिंक चीज और जोड़ना चाहूंगी। मतलब पहला ये है कि अगर हम नॉलेज को जोड़ते हैं तो नॉलेज कौन सी वाली वोकेबलरी जो होती है, बेसिकली नॉलेज को बोलते हैं। लेकिन उसके राइट। साथ अगर वोकेबलरी हम जोड़ते हैं तो हम उस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब तो उस चीज को हम, मतलब कॉन्फिडेंस एक वोकेबलरी वाली होगी जिसे नॉलेज कहेंगे। दूसरा पावर वाली राइट। होगी। पावर मीन्स अगर आपके पास एक पोस्ट है, मनी है, तो एक वो वाला कॉन्फिडेंस हो गया। तो अगर हम राइट। बच्चे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह फेस करना,
कस्टमर डील करना, और जैसे हम राइट ये जो अभी ऑनलाइन जूम से कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, मतलब वो कैसे हाँ करके अपना कर सकते हैं, मतलब कैसे बिल्डअप कर सकते हैं इसको? राइट आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोली विच वाज अबाउट कि कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, वो आई थिंक गूगल बेस्ट पता है। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मुझे भरोसा है। जनरली हम कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, मुझे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने खुद को किसी और से रिप्लेस कर दीजिए। अब जैसे मुझे पता है कि अभिषेक ने लॉ पढ़ी है, राइट, लॉ पढ़ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा एक पेज का कोई नोटिस आया है, आपको क्या लगता है कि अभिषेक ये इसको देख लेगा, इसका आंसर इसका रिस्पॉन्स बना लेगा? तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि वो ऐसा कर सकता है, राइट। तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस है। तो सिमिलर चीज आपके लिए आती है कि आप अगर किसी खुद के बारे में जब सोचते हैं तो एक बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको एक पन्ने का वो दूंगा जिसमें चौथी क्लास के मैथ के क्वेश्चन है, राइट, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं ये देने वाला हूँ। तब जब जाते हैं उस रूम के अंदर, आपको पता है उस पन्ने में क्या है, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें बेसिक एडिशन है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। तो यही चीज एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं या देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा हम स्टेज पे जा रहे हैं और हम बताना चाह रहे हैं एक किसी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं 250 लोगों के लिए, राइट। तो अब कॉन्फिडेंस पे वही बात आएगी कि आपको कितना भरोसा है खुद पे कि आपको उस बारे में पता है, राइट। तो कॉन्फिडेंस एसेंशियली, भरोसा कैसे बिल्ड होता है, आपको चौथी के मैथ का कैसे पता है, क्योंकि आपने वो किया हुआ है, राइट। तो मेरे हिसाब से जो मेरी पूरी कहानी का सार था कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। आपको पता है, आपने उस बारे में पढ़ा है जो चीज आप करना चाह रहे हैं, तो आपका आपका अपने आप वो खुद पे भरोसा आएगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक एक चीज, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, आपको पता है आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने पहले वैसे इंटरव्यू किए हुए हैं या आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, वो सब नॉलेज जो है वो आप कॉन्फिडेंस देती है कि आप जब वहां जाएंगे तो आप उस हिसाब से आंसर दे पाएंगी, राइट। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यही तरीका है कि आप खुद नॉलेज गेन कीजिए कि आप जो कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, आप उसके बारे में इनफ पढ़िए। जैसे आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, ऑब्वियसली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा तो है नहीं कि मेरे दिमाग में एकदम से आ गए। मैंने खुद कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ी, कुछ वीडियोस देखी कि अच्छा और लोग कैसे इस बारे में बोल रहे हैं, जो मैं यूज करके आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो सिमिलरली आप इंटरव्यू में जा रहे हो, उसके बारे में जितना आप पढ़ेंगे आपको खुद पे भरोसा आएगा। वो दूसरों के लिए भरोसा है, खुद के लिए भरोसा फॉर सिंपल थिंग्स, वो सिमिलरली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए भी खुद पे भरोसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, राइट। आई थिंक गुरप्रीत हैज अ क्वेश्चन। Yes sir, I have a one question. मेरे को एक फेयर रहता है हमेशा कि जब भी मैं कुछ पॉइंट्स को नोट करती हूँ कि जो मुझे किसी टॉपिक के बारे में बोलना है ऑन स्टेज और इन मीटिंग, तो जो मैं पॉइंट्स अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूं तो मैं बहुत ही इजीली बोल लेती हूँ। बट जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार की होती है, मुझे ये वर्ड्स बोलने हैं, और अगर वो मेरे सामने लाइक मैं एक पेपर या कुछ अगर रख भी लूं तो आई एम गेटिंग ब्लैंक, राइट। तो मैं एग्जैक्ट सेम वो चीज नहीं कर पाती। बट हाँ अगर पॉइंट्स होते हैं जब तक मुझे क्लियर नहीं होता है तो वो मैं फिर ब्लैंक हो जाती हूँ। अगर मुझे कुछ जरा से भी कंफ्यूजन उसमें होता है तो मैं उसको कवर अप नहीं कर पाती। थैंक यू। राइट। आई थिंक जो आपने वो बोला कि अब जब आप पॉइंट्स प्रिपेयर करें, जो मैं समझ रहा हूँ, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत समझ रहा हूँ, कि आप बुलेट्स में लिख सकते हैं या फिर आप पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इन दोनों में मुझे लगता है कि बुलेट्स में आप लिखते हैं, जैसे तभी मैं बोल रहा था कि जब आप किसी कॉल के लिए प्रिपेयर किए, किसी का क्वेश्चन था, तो आप बुलेट्स में लिखिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब बात करते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है ना, अभी हम नेचुरली बात कर रहे हैं, वो नेचुरली पता चलता है, वो नेचुरल कंफर्ट आता है। तो जब आपकी स्क्रिप्ट होती है तो आप पढ़ रहे होते हैं चीज। अगर मैं अभी भी कोई स्पीच लिख के रख देता हूँ और मैं पढ़ रहा होता, तो हर एक इंडिविजुअल जो कॉल में है उसे पता चलता है कि ये तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। बट बुलेट्स होते हैं तो आप क्योंकि उसके अराउंड का सेंटेंस खुद से बिल्ड करते हैं तो वो बहुत नेचुरल लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बुलेट्स बना के उसको खुद उन बुलेट्स को आपस में लिंक करें
तो नेचुरल लगता है। और आपकी जो नहीं, अगर स्क्रिप्ट होती है तो टेंडेंसी होती है कि अगर मैंने पेपर पे स्क्रिप्ट रखी हुई है तो मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं बीच बीच में नीचे देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है नीचे मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट है, तो मैं पढ़ के बोल लूँ मैं क्यों कुछ गलत बोल दिया गलती से। तो वो टेंडेंसी भी आपकी हट जाती है, क्योंकि आपने एक बुलेट पॉइंट पढ़ा, आपको पता है आप उस बारे में 2 सेंटेंस खुद से बोलेंगे, तो आप आगे को देखते हैं, आप सामने देखते हैं, और उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो बुलेट्स में लिख के आप प्रैक्टिस करें तो बेटर रहता है। Thank you, sir. Sir, bullets is easy for me, but yes, script sometimes क्या होता है कि कुछ words ऐसे ही as it is बोलने होते हैं, तो मुझे वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि मुझे जब as it is बोलना होता है तो मेरा confidence level नीचे आ जाता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कोई शब्द, तो वो कवर नहीं हो पाता मुझसे। राइट, तो स्क्रिप्ट तो आप जनरली किस सिचुएशन में होगी जहां आपको स्क्रिप्ट बोलनी है, तो आपके पास वो पेपर तो हमेशा अवेलेबल होगा ही। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको स्क्रिप्ट के थ्रू सेम वर्ड्स में कम्युनिकेट करना है, तो वो तो डेफिनेटली आपको पहले रुक के शीशे के सामने प्रैक्टिस करके स्टेज पे जाना चाहिए या किसी के सामने जाना चाहिए, ताकि आपको तैयार हो। इट्स लाइक कि अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो मैं उससे कंपेयर करूंगा, मैं थिएटर करता था पहले, स्टेज थिएटर, तो मैं उससे कंपेयर करूंगा कि एसेंशियली आप एक डायलॉग उन्हें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो डायलॉग आपको याद हो, आपको उसकी फीलिंग पता हो कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसको वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, राइट। तो 2-2 घंटे प्ले हम करते थे तो उसमें महीने लगते थे। आपको अगर 2 मिनट की बात करनी है तो उसमें आप 10 मिनट भी उसे लगाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे वो वर्ड्स। तो वो ऑलमोस्ट याद करें, नॉट जस्ट वर्ड्स बट उसकी फीलिंग्स आप याद करें, और उसे आप सोचें कि जैसे आप स्टेज में थिएटर में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। Shahnawaz, I think, has a question. Yes sir, I have a question regarding to confidence. जैसे समटाइम क्या होता है कि हमारे चारों ओर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी और वो कॉन्फिडेंस हम नहीं ला पाते हैं। और जैसे कि हम कोई काम भी अगर शुरू करने जा रहे हो, एक बार फेल हो गए, चलो नेक्स्ट टाइम बेहतर करेंगे, दूसरी बार फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम मोर बेहतर करेंगे। पर जब हम बार बार फेल होते हैं तो हमें वो कॉन्फिडेंस एकदम डिक्रीज सा हो जाता है। हम उस कॉन्फिडेंस को वापस कैसे गेन कर सके? राइट, आई थिंक बहुत नेचुरल है वो, जैसे आप बोल रहे हैं, स्पेशली अगर ऐसा कुछ फेलियर वाला टाइप का सिचुएशन होता है, चाहे वो इंटरव्यू में, चाहे नौकरी पे भी हो, आप काम कर रहे हैं, आपसे एक चीज कोई आप टास्क करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा है, बहुत नेचुरल है कि मतलब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डेंट होता है। आई थिंक उस वैसी सिचुएशन में काफी अच्छा रहता है कि आप किसी से बात करके समझ सके जिसने उस चीज में सक्सीड किया हो, कि भाई अच्छा मैंने ऐसा ऐसा किया, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, क्या उनके हिसाब से उन्होंने अलग किया था। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जो मैं वर्क प्लेस का एग्जांपल दे रहा था, मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, अगर मैं जाके अपने मैनेजर से एक बार उनसे बोलता हूँ कि यार आपका 15 मिनट टाइम चाहिए, मैं ये इतने टाइम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज इसमें हेल्प करने की कोशिश की, इसमें बताइए मुझे मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उनसे फीडबैक मिलता है। या फिर आपके इंटरव्यू का वो होता है, इंटरव्यू में असली में अगर आपको जनरली इंटरव्यू के बाद कोई कार्ड देते हैं लोग, नहीं भी होता है तो आप उनसे ईमेल करके पूछिए कि यार आपका कोई फीडबैक हो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ इसमें, वो फीडबैक लीजिए। या फिर कुछ कोई अगर वो एक्सेसिबल ना हो, उनसे आप सीधा बात ना कर पा रहे हो या रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर जो कोई आपके दोस्त का या आपके किसी जानकार का वैसी टाइप के रोल में हुआ है, उनसे आप बात कीजिए कि यार मैं ऐसे ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो क्या गलत है। वो एसेंशियली आपका इंट्रोस्पेक्शन के अलावा आप वो लोगों से फीडबैक लेके आप उसे अपनी थॉट में डाल सकें, तो उससे आपको थोड़ा समझ आता है कि अगली बार जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने इस बारे में सोचा है, मैंने इस बारे में काम किया है, तो इसीलिए मेरी मतलब मुझे अब ये इंटरव्यू अलग है, राइट, क्योंकि मैंने पिछले इंटरव्यू के बाद मैंने इतने लोगों से समझा है कि मेरे को क्या चेंज करना है, मैंने सोचा है कि क्या चेंज करना है। और आपको ऐसे लगना चाहिए कि अच्छा ये इंटरव्यू या ये जो टास्क है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इस बार अलग है, इस बार मैं अलग हूँ, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ। वो आपने काम किया होगा तो आपके दिमाग में वो आएगा कि मैं वो कैसे कॉन्फिडेंस दिखाना है, राइट। आई थिंक बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अभी यहीं पे रोकते हैं। किसी और को कुछ क्वेश्चन हो तो एंड में मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर किया था, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से, विच इज मेरा firstname.lastname@gmail.com। तो किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो उसके अलावा ईमेल पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, राइट। बाकी अभी स्टॉक को यहीं रोकते हैं। आई थिंक आई विल गिव इट बैक टू अभिषेक। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स। और अब मैं हमारी प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुकी हैं, उन्हें इस सेशन के प्रेसिडेंशियल रिमार्क के लिए बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू मैम।
Thank you, Abhishek, and thank you, Ravi. It was a wonderful session. More so because when you were speaking, I was nodding my head. I mean, nodding your head also comes, I think, naturally or involuntarily. जब आपको लगता है कि सामने वाले की बात सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो अपने आप से आपका सिर होता है। और मुझे लगा कि जैसे आपकी सारी बातों का अगर मैं सार निकालूं, तो वो दो बातें हैं कि आप तैयारी के साथ जाएं और जहां आप जाएं वहां आप फोकस्ड हो। मतलब जब आप जिससे बात कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पे केंद्रित है। और बहुत ही आपने पते की बातें बताई। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है अपनी बात कह पाना। और जो आपने एक जो स्किल बताया, सुनने की क्षमता, मेरे ख्याल जब काम पर आप लोग सब, हम जो बच्चे यहाँ तैयार कर रहे हैं वो रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। तो रोजगार के लिए तैयार करने का मतलब है कि आप सब में सुनने की क्षमता, जो आपके सीनियर, आपके बॉस आपको बताएं, वो आप सुने और अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर रवीश आप अपनी स्लाइड्स को शेयर कर देंगे तो हम हमारा एक डेटा बैंक में हम उस सब चीजों को समेट के रखेंगे। और आपसे बहुत अच्छी, इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने सारी बातें बताई। हम और हमारे बच्चे चाहेंगे कि आगे भी आपका समय हम लेंगे, जब आपसे हम समय एडवांस में मांगेंगे, क्योंकि आपकी सब कम्युनिकेशन हमारे सभी ये जो भविष्य के जो रोजगार प्राप्त करने वाले हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नौकरी लेने में और नौकरी करते के दौरान ये सारी बातें उनको बहुत उनके काम की रहेंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने यूएस से हमको ज्वाइन किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। यस अभिषेक। थैंक यू मैम। और अब मैं राधा से वोट ऑफ थैंक्स के लिए आग्रह करना चाहूंगा। राधा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रवीश जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें दिल्ली के एक छोटे से शहर से विदेश में जाकर वो जो अमेरिका से हमें जो कम्युनिकेशन का मौका दिया है, वो बहुत ही हमारे लिए आश्चर्यजनक था कि हमें नहीं लगा कि हम विदेश में भी लोगों के साथ रहकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रवीश जी ने जो सबसे बुलेट जो पॉइंट्स रखे थे, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स रखे थे, जिसमें वर्बल, इसमें इंट्रा, इंटरन और स्मॉल ग्रुपिंग, पब्लिक ग्रुपिंग, नॉन वर्बल और राइटिंग कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में बेसिकली कन्वे आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन होता है। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो बात की थी, कंक्रीट, कोहेरेंट, क्लियर, कंसिस्टेंट की। टिप्स और ट्रिक्स की भी बात की है। और बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उसमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइडियाज एंड फीलिंग्स है। तो मैं रवीश जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी और अमेरिका जैसे विदेशी देश से हमें जुड़ने का मौका मिला, कम्युनिकेट करने का मौका मिला। उसके लिए मैं रवीश जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। अभिषेक जी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, स्पेशली रवि सर आपका। और अब मैं आप सभी मीटिंग छोड़ सकते हैं। और ज्वाइनिंग के लिए शुक्रिया और आप सभी को शुभ रात्रि। और अपने अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।